मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के बायो का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया है कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीजेस, डिजीज कैसे होते हैं, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसे कैसे रिस्पॉन्स देता है, कैसे बीमारी का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज ना हो इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सम वायरल डिजीजेस। कुछ डिजीजेस के नाम आपके बुक में दिए गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी कि वो कैसे होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ वायरल डिजीजेस, यानी वैसा डिजीज जो वायरसेस के कारण होता है, जिसमें नंबर 1 मैं बताने जा रही हूँ आपको इन्फ्लुएंजा, विच इज वेरी कॉमन डिजीज, वेरी कॉमन डिजीज इन्फ्लुएंजा या फ्लू। सिंपल फ्लू हो गया यानी सर्दी खांसी जुकाम, ये जो आपको हो जाता है ना सर्दी खांसी एंड बुखार, ये जो एक सीजन चेंज होता है उस समय आपको हो जाता है, दिस इज फ्लू और ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, डॉक्टर्स इसका मेडिसिन देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने का देते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि वायरल डिजीज यदि एक बार हो जाए तो उसका कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है वायरसेस के लिए उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाना। क्यों? कि मेरे आप लास्ट वीडियो से देख लीजिए ना। तो भाई जब इसकी बीमारी नहीं जब इसके लिए मेडिसिन हम नहीं बना पा रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये खुद ब खुद हमारी बॉडी में जब फुली ग्रो कर जाता है तो हमारी बॉडी से निकल जाता है ये बीमारी, उसके बाद हमें नहीं होती है कुछ, जैसे ये फ्लू। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी बीमारी यानी सारे तरह के वायरसेस निकल जाते हैं, कुछ जो कमजोर वायरसेस होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स तो फिर क्या मेडिसिन देते हैं? डॉक्टर्स उस सिम्टम्स को रिड्यूस करने का, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। अब जैसे आपको फ्लू हो जाए तो आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो पर्टिकुलर उस वायरस को मारने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं देंगे, वो क्या देंगे? वो फीवर को कम करने की मेडिसिन देंगे, साथ में वो एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो फिर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि एंटीबायोटिक क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि वो वायरस के साथ कोई और बैक्टीरिया भी हो जिसकी वजह से भी फीवर आ रहा हो तो वो बैक्टीरिया किल हो जाए, यानी कुछ तो असर कम हो जाए। जहाँ पूरे हर तरह के दुश्मन हमारे शरीर के अंदर आ गए हों तो कुछ तो दुश्मन कम हो जाए, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है जनरली ये फ्लू तभी होता है और उस समय बहुत तरह के पैथोजेंस ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लू, ये जो मैंने टेबल बनाया है, नोट्स में भी मैंने इसी तरह का टेबल लिखा है। इनफैक्ट एग्जाम में भी जब आपका आए तो आप इसी तरह से टेबल बनाकर उसे लिखिएगा। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसके द्वारा काउज किया जाता है? कौन है इसका पैथोजेन? वो वायरस है जिसका नाम है माइक्सो वायरस। बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड, ये जनरली हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तभी तो हमें सर्दी हो जाती है। MOT, इट मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये किस तरह से स्प्रेड होता है, क्योंकि हम लोग जितने भी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे वो सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस रहेंगे, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो स्प्रेड होता है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो होता है एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अब भाई यदि मान लिया लेटर सपोज मुझे फ्लू हो जाए तो आप लोग हमसे बच के रहिए कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं जो बोलूंगी या स्नीजिंग जब मैं स्नीज करूंगी तो उस समय मेरे मुंह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो एयर निकलेगा उसमें वो वायरस मौजूद होगा और आपकी बॉडी में वो जा सकता है। सिम्पटम्स नेचुरली क्या होता है? फीवर, सिवरिंग, बहुत तलतलाहट होती है, ठंड लगती है, बुखार आता है, खांसी होता है, सर्दी हो जाती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। कंट्रोल, अब कंट्रोल किसी भी वायरल डिजीज का कहीं भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो किसी भी वायरल डिजीज के लिए यदि एग्जाम में आ जाए कि इसका क्या कंट्रोल है तो देयर इज नो कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल उसके लिए नहीं हो सकता है। एंड प्रिवेंशन, हाँ प्रिवेंट हम लोग अपने आप को रख सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो चूंकि ये एयरबोर्न डिजीज है दैट्स व्हाई कीप अवे इन्फेक्टेड पर्सन, आप इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहिए। भले आप अपना खा पी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो अलग बात है।
सेकंड डिजीज इज रेबीज। रेबीज नाम आप लोगों ने सुना होगा। जनरली लोग क्या कहते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। नॉट ओनली डॉग, ये किसी भी तरह के कैटल्स को काटने से हो सकता है और या किसी भी तरह के एनिमल्स को काटने से हो सकता है। हाँ, उस एनिमल के माउथ में रेब्डोवायरस यानी कि रेबीज का जो वायरस है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, रेब्डोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट ऑफ रेबीड एनिमल, यानी वैसे एनिमल्स जिनके माउथ में रेब्डोवायरस मौजूद है, उनके सलाइवा में रेब्डोवायरस मौजूद है। सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है वो है हेडेक यानी सर दर्द, फीवर, सैलिवेशन। अब जैसे डॉग के बहुत सारे लार निकलते रहते हैं ना, वैसे सैलिवेशन है, सलाइवा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। सोर थ्रोट, गला सूखने लगता है और लास्ट होते होते ऐसा हो जाता है कि गला का जो मसल्स है यानी थ्रोट का जो मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाता है और वो इंसान ठीक से कुछ बोल भी नहीं सकता। काफी खतरनाक ये बीमारी है, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। एक बार यदि रेबीज हो गया तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है, यानी कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। प्रिवेंशन में आपने जो भी अपने पेट को पाल के रखा है आप उसे इम्यूनाइज जरूर करवा लें। इम्यूनाइज इट मीन्स एंटी रेबीज वैक्सीन, उसे जरूर दिला दें, एंटी रेबीज वैक्सीन। और यदि कोई भी एनिमल आपको काट लेता है तो तुरंत उस जगह के जख्म को आप साबुन और पानी से साफ कर लीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए और एंटी रेबीज सीरम, वो यानी कि इसे साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, रेबीज वाला वैक्सीन ऐसे करके लोग बोलते हैं, वो होता है एंटी रेबीज सीरम, यानी कि वो एक तरह का वैक्सीन ही है जो हमारी बॉडी में जाता है और उस रेब्डो वायरस को मार गिराता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आज कोई कैटल या जो रैबिड कैटल्स है या रैबिड एनिमल है तो आज के डेट में यदि मुझे रैबिड एनिमल काटेगा तो मुझे आज ही रेबीज हो जाएगा। इस रेबीज यानी कि रेब्डो वायरस को ग्रो करने में काफी समय लगता है। यदि तुरंत हम लोग इसके लिए वैक्सीन ले लेते हैं तो काफी इफेक्टिव होता है और हमें वो बीमारी नहीं होती है। नाउ थर्ड डिजीज, वायरल डिजीज इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाय बर्थ डिजीज नहीं है, ये आफ्टर बर्थ हम लोगों को हो सकता है, होता ही है। एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ही डायरेक्ट अफेक्टेड होता है। कितनी बड़ी खतरनाक बीमारी है, इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देता है। क्लियर। और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये पहले मैं बता दूं कि जो एड्स होता है वो फैटल डिजीज होता है। फैटल डिजीज उन डिजीज को कहते हैं जो कि जिसके होने से इंसान मर जाता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यानी अब होता क्या है, जैसे ही ये वायरस बाय एनी मीन हमारी बॉडी में इंटर करता है, ये तुरंत अटैक करता है हमारे बॉडी के ब्लड में मौजूद WBC को, और WBC को ही ये मारने का काम करने लगता है। जब WBC ही हमारा कमजोर हो गया तब तो कोई भी बीमारी हमें आसानी से हो जाएगी। यही होता है एड्स। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट। बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट कहने का मतलब कि यदि किसी एक पर्सन को हो गया, लेट अस सपोज ये कोई एक पर्सन है, यदि इसे हो गया एड्स, ठीक है, और इसके बॉडी का फ्लूइड, अब इसके बॉडी का फ्लूइड क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसके बॉडी का फ्लूइड बाय एनी मीन, ये एक पर्सन है जिससे कि एड्स हुआ है और ये है एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन है, तो इसके बॉडी का फ्लूइड का मतलब क्या होगा, या तो इसके बॉडी का ब्लड इसकी बॉडी में दे दिया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हुआ तो डॉक्टर्स ने उसके ब्लड को चेक नहीं किया, उसके ब्लड में HIV वायरस था, वो क्या किया कि दूसरे हेल्दी पर्सन को दे दिया। ठीक है। तो बॉडी के फ्लूइड में सबसे ज्यादा बेसिकली आता है ब्लड। एंड द सेकंड वन इज सेमन। ये आप लोग 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़िएगा। सेमन क्या है, ठीक है, मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला कुछ केमिकल है जिसमें स्पर्म एंड कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। तो ये होता है
अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। तो बॉडी का फ्लूइड का कांटेक्ट में जब हम लोग आ जाएं किसी भी कारण से, इसके बॉडी का फ्लूइड इस पर्सन की बॉडी की फ्लूइड में मिल गया तो एड्स इस तरह से स्प्रेड होता है। क्लियर? तो इसका सिम्टम क्या होगा? एक बार एड्स हो गया, उसका सिम्टम कोई पार्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है, क्योंकि एड्स में मैंने क्या कहा, क्या होता है? एड्स में होता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो भाई कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगी, कोई भी छोटी सी भी बीमारी हो जाएगी तो वो कभी ठीक होगा ही नहीं वो बीमारी, और उसी बीमारी के द्वारा हम लोग मर जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसका कंट्रोल, देयर इज नो कंट्रोल बिकॉज इट इज वायरल डिजीज। हाँ, आज के डेट में कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट्स को ताकि उसका कुछ तो इम्यून सिस्टम बचा के चले और कुछ साल तक वो इंसान जिंदा रहे, उसे कोई दूसरी बीमारी ना हो, क्योंकि एड्स इज नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज, इसमें कोई सा भी डिजीज आसानी से हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन सबसे बड़ा प्रिवेंशन है कि आप पीपल्स को एजुकेट कीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, स्कूल में एजुकेशन दीजिए, घर में लोगों से बात कीजिए कि कैसे हम एड्स से बच सकते हैं, बच्चों से बात कीजिए। यहाँ एक दो टर्म मैंने कहा, उसके कारण कुछ बच्चों को सुनने में भी खराब लगा होगा और शायद कुछ बदतमीज बच्चे कुछ गलत कमेंट भी मुझे कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगी। आप एजुकेट कीजिए पीपल्स को कि कैसे आप एड्स से बच सकते हैं। सबसे पहला, यदि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो आप, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले आप जिस भी पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में डोनेट किया जा रहा है तो उस ब्लड को पहले आप चेक करा लीजिए। यदि हॉस्पिटल में आपकी फैमिली का कोई मेंबर, ठीक है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर यदि एडमिट है और उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी, तो आप हमेशा सेफ जगह से ब्लड लेंगे या किसी फैमिली मेंबर का ब्लड लेंगे, और जिसका भी ब्लड लेंगे तो उसमें पहले HIV टेस्ट जरूर होना चाहिए। हर अच्छे हॉस्पिटल में ये होता ही होता है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं और से ब्लड ले रहे हैं तो आप उस सैंपल की जांच जरूर करवा लें जो ब्लड आपके फैमिली मेंबर्स को चढ़ाना है, ताकि उसमें HIV वायरस ना हो। तो पहला तो आपको ये जानकारी चाहिए। दूसरी जानकारी कि जब आप सैलून में जाते हैं, सैलून में आप जाते हैं, शेविंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो हमेशा यूज एंड थ्रो ब्लेड्स आप यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही रेजर लिया, होता क्या था ना पहले जमाने में कि रेजर लिया, उससे हम लोगों ने शेविंग किया, हम लोगों ने नहीं, सॉरी, जो बार्बर रहते हैं उन्होंने शेविंग किया और फिर दूसरे कैंडिडेट का किया, तीसरे कैंडिडेट का किया। हुआ क्या कि जैसे ही उसने शेविंग किया तो कहीं ना कहीं कट तो होता ही है ड्यूरिंग शेविंग, तो जैसे ही कट यानी कि ब्लड लग गया इसके पॉइंट पे, नाइफ के पॉइंट पे, और फिर दूसरे पर्सन का शेविंग करना उसने शुरू कर दिया, तो उस यानी कि जो इस पर्सन को लेटर सपोज एड्स है और इसने जाके सैलून में दाढ़ी बनवाया, तो इस रेजर में इस पर्सन के बॉडी का कुछ न कुछ ब्लड का पार्टिकल्स लग ही जाएगा, और जब दूसरे पर्सन का में वो काम किया जाएगा तो उससे ब्लड दूसरे पर्सन में चला जाएगा। तो इस तरह से कांटेक्ट होता है। क्लियर ना? तो इससे भी हम लोग स्प्रेड करता है। अनसेफ सेक्स कहने का मतलब कि यदि किसी पर्सन को एड्स है और उसके साथ अगर फिजिकल कांटेक्ट बनाया जाए तो दूसरे पर्सन को भी एड्स होने की संभावना होती है। सुनने में बच्चे ये सारे टर्म बहुत खराब लगते हैं, बट लाइफ सेविंग के लिए सारे टर्म जरूरी हैं। क्लियर? इसलिए ये पढ़ना है और मुझे पढ़ाना ही है। बाय द वे, आप लोगों की मर्जी, क्योंकि बहुत सारे बदतमीज बच्चे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं और सीनियर टीचर को भी वो लोग बहुत सारे गलत कमेंट्स करते हैं। तो ये आपके संस्कार है, ये आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं कि आप पढ़ाई को किस नज़र से देखते हैं ना। फोर्थ डिजीज इज पोलियो। पोलियो भी काफ़ी कॉमन डिजीज है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, सुने हैं, भगवान न करे किसी बच्चे को होता भी है ये, ठीक है। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि लिम्स, यानी लिम्स किसे हम लोग कहते हैं, दोनों पैर और दोनों हाथ, इसे हम लोग लिम्स कहते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो बच्चा बेचारा अपाहिज हो जाता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो होता है पोलियो वायरस।
और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड, वाटर एंड फेसेस। क्या होता था कि बहुत जगह मतलब बाथरूम्स वगैरह नहीं होते थे पहले ज़माने में, या आज भी बहुत लोग गांव में बाथरूम नहीं होते हैं, वो लोग खेतों में चले जाते हैं। वहाँ पर यदि कोई इन्फेक्टेड फैकल मैटर रहता है, उससे बच्चे को इन्फेक्शंस लग जाता है। साथ में बच्चे ने अगर कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर लिया, उससे भी उसे इन्फेक्शन लग जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इन्फेक्टेड फेसेस से लगता है। ठीक है, तो ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका सिम्टम क्या है कि इसमें लिम्स ये हो जाते हैं हमारे, इसमें जो लिम्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और इसका तो कोई क्योर नहीं है, एक बार हो गया पोलियो तो हो गया, फिर उसका कहीं कोई इलाज नहीं होता है। इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन। आप सभी ने अपने 5 साल की उम्र तक पिया होगा पोलियो का दवा, मैंने भी पिया है, आप लोगों ने भी पिया है। ठीक है, दिस इज OPV। OPV इट मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन। जनरली वैक्सीन मैंने पढ़ाया भी था कुछ इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर आई थिंक 2 में मैंने पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि इंजेक्शन के द्वारा हमारे बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट जो पोलियो का वैक्सीन है उसे ओरली दिया जाता है, ड्रॉप वाइज उसे बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, और जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में गया तो क्या क्या कहानियां होंगी, ये मैं पिछले 2 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। इसके लिए चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये आखिर पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में। पल्स पोलियो प्रोग्राम ये मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कहने का मतलब कि एक ही साथ बहुत सारे लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिला दिया जाए। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि एक ही दिन, ये सही बात है कि यदि एक ही दिन पूरे इंडिया के सारे बच्चे को या किसी भी एक इलाके के सारे 100% बच्चे को एक ही दिन अगर पोलियो का ड्रॉप पिला दिया जाए तो उस इलाके में फिर कभी पोलियो होगा नहीं, वायरस बेचारा भाग जाएगा उसके लिए। क्योंकि वायरसेस तभी जिंदा रह सकते हैं जब होस्ट हो, जब होस्ट ही नहीं रहेगा तो वायरसेस जिंदा नहीं रहेंगे। यही होता है पल्स पोलियो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा दिलाया गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वायरल डिजीजेस, वेरी कॉमन, जो कि आज के डेट में हम लोग सभी इसके बारे में जानते हैं और बहुत कुछ जानना बाकी है। दिस इज कोरोना डिजीज एंड जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ कोरोना डिजीज। और इसे मैं बताऊं या ना बताऊं, आप लोगों को बहुत कुछ इसकी जानकारी हो चुकी है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कोरोना वायरस 1, कोरोना वायरस 2, इस तरह से, और जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है इसमें कोरोना वायरस 2, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोरोना वायरस है। और इसे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 का जो नाम दिया गया, उसका नामकरण हुआ था 11 फरवरी 2020 में इसका नाम रखा गया था बाय WHO। ये सारा जीके है जो कि आप अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं भी नोट्स में मेंशन कर ही दूंगी, आप लोगों को मिल भी जाएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई? कॉमन है, वेरी कॉमन, इट इज एयरबॉर्न डिजीज। और ये एयर यानी कॉन्टेमिनेटेड एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा हमारी बॉडी में आता है। साथ में अगर किसी को कोरोना है और उस पर्सन ने लेट अस सपोज इस पेन को टच कर दिया और उस पेन को फिर आपने यूज किया विदाउट सैनिटाइजेशन, आपने उसे यूज किया और फिर उसी इन्फेक्टेड हाथ से आपने अपने बॉडी के किसी भी, अपने फेस के किसी भी पार्ट को छुआ, टच किया, जिसके द्वारा आँख, नाक, माउथ, ईयर्स, इसके द्वारा यदि वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर गए तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। क्लियर ना? इसका सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके, क्योंकि आजकल तो बिना सिम्टम के भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट सही आ रही है या गलत आ रही है, गवर्नमेंट या हॉस्पिटल वाले इसकी जांच सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, ये तो डेली न्यूज चैनल पे आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, बट इसका सिम्टम है फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है,
जब बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशंस आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका प्रिवेंशन, क्योंकि कंट्रोल तो भाई है नहीं, एक बार कोरोना हो गया तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ अ फैटल डिजीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है और वो बचे भी हैं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है और कुछ नहीं। ये डरने वाली बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना हो जाएगा तो मर ही जाएंगे, इट इज़ अ फैटल डिजीज, वैसी बात नहीं है। यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। डेथ उन्हीं लोगों की हो रही है, ये डाटा निकला है कि डेथ उन्हीं लोगों की हो रही है जिन्हें कोई और बीमारी भी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें कोई हार्ट के पेशेंट हैं, कोई किडनी के पेशेंट हैं, और कुछ कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की भी लापरवाही है। ये मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत किया है इन दिनों, पूरे लॉकडाउन हम लोगों ने आराम किया है और उन्होंने काम किया है, ठीक है, लेकिन अब वो भी थक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे बीमारी के ट्रीटमेंट के बिना भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वैसा नहीं कि सिर्फ कोरोना से लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को यदि कोरोना हो भी जा रहा है तो वो आसानी से बच भी रहे हैं। और कॉमन चीज सभी को ये करना चाहिए, भाई अभी बारिश का सीजन है, थोड़ा सा ठंड भी आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तुलसी का काढ़ा और हल्दी वाला दूध। ये सुनने में तो काफ़ी मैंने कॉमन टाइप का चीज़ है कि भाई ये चीज़, हाँ ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हल्दी यानी टर्मरिक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करता है। मौसम ठंडे का आ रहा है तो वो आपकी बॉडी को गर्म भी रखेगा, ठीक है। तुलसी को खाने से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, तो आप उसे रेगुलर वे में लीजिए, साथ में खाना अच्छे से खाइए, यानी वो सारा काम कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, घर में बैठे नहीं रहिए, ठीक है, वो सारा काम कीजिए जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए ना। अब आता है पर्टिकुलर प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचे, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है, जिसका खोज अभी भी जारी है, इसलिए मैंने लिखा है रिजल्ट अवेटेड, अभी भी है, ठीक है। और इन फ्यूचर हम लोगों को पता चलेगा ही, तो जिस दिन वैक्सीन के बारे में हमें पता चलेगा, हम लोग सभी क्या करेंगे, अपने नोट्स में उस वैक्सीन का नाम लिख लेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ पाया गया था, ये कोविड-19 कहाँ पाया गया था, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जीके, अभी जिन भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं वहाँ उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। दिसंबर में चाइना के एक शहर में पाया गया था, आपको उस शहर का नाम लिखना है मेरे कमेंट सेक्शन में, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी वायरल डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे उससे बचे ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।